हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ चीजों को सीख लिया था, जैसे कई सारे इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस थे, उसको हम लोगों ने सीखा था। उसके मैकेनिज्म को भी बहुत अच्छे से सीखे थे। हम आपको शायद कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, आप कर लिए होंगे। अगर नहीं दिया है तो फिर आप देखो क्वेश्चंस क्या है। हम लोगों ने कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस को किया था, जैसे हमारा लास्ट टॉपिक क्या था, कोल्बे। ठीक है, कोल्बे रिएक्शंस को हम लोग समझे थे, मैकेनिज्म को भी अच्छे से समझ लिए थे। इसमें होता क्या था, अब अगर मान लो कि मैं तुमको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस में मैंने लिया यहाँ पे CH3 CH2 COONA। ये क्या है यहाँ पर बेटा ये क्या है, कार्बोक्सिलिक साल्ट है। क्या है ये? कार्बोक्सिलिक साल्ट है। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर के साथ रिएक्शंस करा रहे हैं। सबका हम लोग क्या ले रहे थे, 2 मोल ले रहे थे। किसके प्रेजेंस में करवा रहे हैं, यहाँ पे करंट मतलब विद्युत अपघटन, ठीक है, या विद्युत अपघटन करवा रहे हैं इसका। अब आपसे पूछा जाए कि आपको क्या यहाँ पे बनेगा, तो आप बता सकते हो बड़े आसानी से। आप ये जानना चाहते थे कि यहाँ से क्या होगा, ये टूटेगा H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। आपको पता है कि ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, पूरा का पूरा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ से क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता था, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर, और ये दोनों क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। जब 2-2 मोल है बेटा, तो आपको पता है कि यहाँ से क्या निकलेगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलेगा, बैलेंस आप खुद से कर लेना, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कंफर्म हो कि नहीं? यहाँ से इसको बैलेंस करोगे तो बैलेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 मोल है, तो आपको पता है कि हमारा ये बचेगा CH3 CH2, ये बचेगा। फिर दूसरा भी 2 मोल है तो एक और बचेगा CH3 CH2। आपको पता है बेटा, जब यहाँ से ये निकलेगा, जब यहाँ से निकलेगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी होगी। बॉन्डिंग बनी होगी तो शेयरिंग क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई होगी। तो क्या करेंगे ये सब बेटा, अपना इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो ये क्या करेंगे, एक साथ आपस में जुड़ जाएंगे, ये बना लेंगे CH3 CH2 एंड CH3। अब समझ पा रहे हो? देखो यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है, 2, और हमारे पास टोटल कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4। तो ये हमारे पास बन के तैयार हो जाता है ब्यूटेन। कंफर्म हो कि नहीं? बोलो यहाँ से। इस प्रकार के ये रिएक्शंस ऐसे शो करते हैं। हम लोगों ने ऐसे कई सारी चीजों को बहुत आसानी से सीखा था और समझा था। कंफर्म हो? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हम लोग मैकेनिज्म से भी आसानी से समझे थे, यहाँ पर भी तो आपको पता होगा सब 2-2 मोल है, इसको आप बैलेंस कर लोगे, ये बैलेंस हो जाएगा। चलो, अब अगर मान लो मैंने ये होमवर्क दिया था तो आप खुद से मैच करा लेना, क्या आपको ये मिला है। कभी कभी 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसी ऐसे नेमिंग रिएक्शंस का मतलब नाम वाले रिएक्शंस का नाम बताइए जिसमें कार्बन की संख्या बढ़ती हो। देखो ये सब कार्बन की संख्या बढ़ा देते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 कार्बन था, अब यहाँ पे 4 कार्बन हो गया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसको मोल के इंक्रीज कर दे रहे हैं। यहाँ पे 2 मोल लिया है ना, तो वहां पे तो होगा ही, एक ही मोल है। यहाँ 2 मोल लिया था इसका, लेकिन यहाँ पर एक ही मोल बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कार्बन की संख्या क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। कंफर्म यहाँ तक? अब चलो, अगर हम मैं बात करूं यहाँ पे, तो बेटा एक गोल्डन पॉइंट होता है, ठीक है। एक बेटा हम लोग गोल्डन पॉइंट को समझ लेते हैं कि ये गोल्डन पॉइंट क्या होती है। गोल्डन पॉइंट में ये बोला जाता है कि एक रिएक्शन होता है जिसका नाम होता है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस हम आपको बताएं किसमें, रेडॉक्स अभिक्रिया में, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर जो हमारा था उसमें आपको बताए थे। उसमें क्या होता है कि एक ही तत्व का, सपोज करो कि हमारे पास कोई ए नाम का एलिमेंट है, ए नाम का कोई एलिमेंट है, तो इसी का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन भी होगा, और इसी का क्या होगा, रिडक्शन भी होगा, और इसी का क्या होगा आपको, रिडक्शन भी होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। हिंदी में शायद इसको कहते हैं असमानुपातन अभिक्रिया, मे भी देख लेना एक बार, यही कहते हैं शायद। तो अब यहाँ पर ये कैसे समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है, तो हम लोग अभी जो समझते हैं उसी एक ही तत्व के बारे में समझते हैं कि एक ही तत्व का होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया था CH3 CH2, और यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन है, और यहीं पर हम लोगों ने दूसरा लिया था बेटा CH3 CH2, ये इलेक्ट्रॉन। तो जब ये आपस में जुड़ रहे हैं तो इसकी बात कर रहा है कि एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन होगा और उसी का क्या होगा, रिडक्शन ही होगा। कंफर्म हो? तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जिसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे असमानुपातन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्या, डिस्प्रोपोर्शनेशन
रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक ही तत्व का, आप बोल सकते हो कि एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक, रिडक्शन होता है। एक ही तत्व का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यहाँ पर होता है। अब कैसे समझ पा रहे हो, यहाँ पर ऐसा समझो, यहाँ पे ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसे ना बनाऊं तो इसको मैं किसी और से भी बना सकती हूँ। हमारे पास ये था, हमारे पास भैया यहाँ से क्या मिला था, CH3 CH2 और इसके इलेक्ट्रॉन थे, और दूसरा भी हमारे पास सेम ऐसा ही मिला था। यहाँ से निकल के जो आ रहा है, समझ पा रहे हो कि नहीं, दो दो मोल है तो एक मोल को इसमें ले लो, एक मोल दूसरा तुम्हारा हो जाएगा। तो ये हमारे पास ही कर रहे हैं, तो एक ही तत्व का क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। ऑक्सीडेशन में मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा बताना। तो अब देखो क्या होगा कि एक बार इन लोगों का मन करेगा कि हम लोग आपस में जुड़ जाएं, लेकिन कैसे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इन दोनों इलेक्ट्रॉन की वजह से हाइड्रोजन को हटाएं और यहाँ पर क्या कर दे बेटा, डबल बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर दे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। देखो बॉन्डिंग की फॉर्मेशन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे और इसको जोड़ेंगे। कंफर्म हो भैया, यहाँ पे दो दो हाइड्रोजन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को जब हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगी, तो ये बॉन्डिंग इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। ये एक प्रकार का प्रोडक्ट पहला बना लिया। दूसरा इनका मन करता है कि नहीं, दूसरा इनका मन कर रहा है कि चलो हम बॉन्ड हाइड्रोजन को नहीं हटाएंगे। हाइड्रोजन को हटाना क्या मतलब है, रिडक्शन करवा, ऑक्सीडेशन करवा देना। मन कर रहा है कि ऑक्सीडेशन ना करवाएं, तो यहाँ पर क्या करवाएं, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 एंड CH3। ये डबल बॉन्ड की वजह से यहाँ पर, सॉरी डबल बॉन्ड नहीं हुआ, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन की वजह से जुड़ गया। तो ऐसी अभिक्रियाएं हम लोगों को क्या कहा जाता है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहा जाता है। क्या बोला जाता है बेटा यहाँ पे, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, जो क्या हो एक ही तत्व का ऑक्सीडेशन भी करवा दे और रिडक्शन भी करवा दे। आई होप कि आपको यहाँ तक आ रहा होगा, नोट करिए। चलिए, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं बेटा, आप क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना। देखो ये सब क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। स्कूल का तो बेटा पता नहीं कि स्कूल में कैसे क्वेश्चंस को राइज कर देते हैं, कैसे वो बना देते हैं, लेकिन मैं जिस टाइप के आपके क्वेश्चंस को कराऊंगी उस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। अगर यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चंस को लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे बनाया बेंजीन की जैसा कुछ, यहाँ पर हम लोगों को ऐसे कुछ है, यहाँ पर हम बना दिए और यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, ये लगा दिया। ठीक है, इसका नाम बताना, तो कोई भी कमेंट में इसका नाम बताना। आईपीएससी नाम कराते समय मैंने आपको बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस को कराए थे, जब बेंजीन से रिलेटेड आते थे, तो वहां पे अच्छे से सीखे हो। अब देखो, अब हम लोगों ने वाटर के साथ इसको रिएक्शंस को कराया, क्या करवा रहे हैं हम लोग, विद्युत अपघटन, मतलब यहाँ पे करंट दे रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस की बात हो रही है। ठीक, विद्युत अपघटन कराया, तो यहाँ पर ए क्या बनेगा, मतलब मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे बाई प्रोडक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, तो मैं फाइनल प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ, वहां पे क्या बनेगा, ये खुद से करना। ठीक, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कुछ और दे दूं, जैसे समझो यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार के दे दूं और सेम वही है, तो क्या करोगे, बहुत सिंपल सी बात है कि तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए कि क्या करना है। कार्बन डाई यहाँ से निकलेगा, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 मोल तो लेना ही पड़ेगा, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड निकल जाएगा, ये सब क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे। जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बना सकते हैं, अब इसको मैं करा देती हूँ। ठीक है, इसको मैं तुमको खुद से कराऊंगी, समझो यहाँ पे हो गया क्या, इसको एक बार देख लो, फिर तुम खुद से ऊपर वाले को कर लेना। सुनना ध्यान से, अब अगर यहाँ से बेटा ये जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से जाएगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ से जब निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, आपको पता है, यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी निकलेगा, ये भी आप जानते हो, और वाटर भी निकलेगा, सॉरी हाइड्रोजन भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये तो ब्रेक करेगा तभी तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अरे मेरे लाल, यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे बनेगा ना, वाटर टूटेगा तो आपको पता है कि ये माइनस प्लस होता है, ये माइनस होता है, तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इधर अकेले निकलेगा, ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना के निकल जाएगा।
तो ये वहां से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान सुनना, जब ये बॉन्डिंग टूटेगी तो कार्बन क्या बोलता है, कार्बन ये बोलता है बेटा कि जब यहाँ से बॉन्डिंग को तोड़ी जाएगी तो कार्बन ये बोलता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाऊंगा, तुम्हारा नहीं। तो इस पे क्या दे देगा, अपना इसका इन सबका इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो सपोज करिए ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ये यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। समझ पा रहे हो, यहाँ पे दो दो मोल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा ध्यान से सुनना, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, एक ही तत्व का क्या कर दे, वो ऑक्सीडेशन भी कर दे और रिडक्शन कर दे। जब ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ भी कर सकता है, तुम समझ लेना। तो ये एक बार इसका मन करेगा कि ये दोनों यहीं पर बॉन्डिंग बना लेंगे, तो एक बार ये प्रोडक्ट में ऐसा बन जाएगा। ठीक, एक बार ये प्रोडक्ट में ऐसे डबल बॉन्डिंग बना लेंगे, ये यहीं पे हाइड्रोजन को हटाएंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, दूसरी बार में ये हो सकता है कि ये आपस में जुड़ जाएंगे भैया, क्या कर देंगे, ये आपस में जुड़ जाएंगे। क्लियर है, तो एक बार ये क्या करेंगे, जब 2 मोल होगा तो ये दूसरी बार में क्या करेगा, देखो ध्यान से, कहाँ बताऊं, चलो यही बता दें। ये दूसरी बार में क्या करेगा कि यहाँ पे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों बेंजीन, ऐसा कुछ यहाँ से निकला है ना, तो ये सब क्या कर जाएंगे, यहाँ पर ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे। कंफर्म हो कि नहीं, ये सब थोड़ा सा इसको बड़ा बना देना, ये सब आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, ये बेंजीन बन जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारी चीजें ऐसी भी होती हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आप लोग को, ठीक, अगर मैं मान लो कि यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन दूं, दूसरे क्वेश्चन में क्या देती हूँ मैं, यहाँ पे CH2 एंड CH2 COONA और यहाँ पे COONA, फिर से वही है, वाटर के साथ रिएक्शंस को कराइए, यहाँ पे A नाम का प्रोडक्ट क्या बनाएगा। बस हम मेन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, बाई प्रोडक्ट में नहीं बताना है। बाई प्रोडक्ट तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर निकलेगा, ये तुम्हें पता है। यहाँ पे तुम्हें ये बताना है, तो आपको पता है कि 2 मोल लोगे, जब 2 मोल लोगे तो यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा, 3 कार्बन तो कितने हो जाएंगे, 6 कार्बन होंगे। या फिर हो सकता है कि जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन हो तो ये डबल बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो जाए। कंफर्म हो कि नहीं, ये इस प्रकार से बनाया जा सकता है। उम्मीद है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आप कर ले जाएंगे, नोट करिए इसको। ये सब क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना जरूर, भूलना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सब क्वेश्चंस को करना ही भूल जाए। नोट कर लीजिए। चलो उस क्वेश्चंस का आंसर ही हम दे देते हैं। देखो, आंसर देने का मतलब है कि बेटा अब जो तुम्हारे पास क्वेश्चंस बन रहे थे उसके ऑप्शन दो दो हो रहे थे, हमारे पास इसी प्रकार का क्वेश्चन था, CH2 और ये ऐसा था ना, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चंस थे। और यहाँ पे COONA, यहाँ पर भी बेटा COONA, वाटर के साथ इसका क्या करवाना था, विद्युत अपघट कराना था। बाई प्रोडक्ट तो जानते हो, सिंपल सी बात है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, तो प्रोडक्ट में हमारे पास CH2 आता और यहाँ पे क्या आता, CH2 और इसका ये क्या होता है, खुद का फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल आ जाते हैं। कंफर्म हो, पहले ऑप्शन में क्या होता है बेटा, हमारे पास जो पहला ऑप्शन होता है ये होता कि ये दोनों आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और ये बॉन्डिंग बना लेंगे। क्लियर है, सभी कार्बन को देखो क्या वो बैलेंस है, इस कार्बन को देखोगे तो 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 बॉन्डिंग यहाँ, बैलेंस है। इसको देखोगे तो सेम वही है। ठीक है, दो इधर है, एक यहाँ एक यहाँ, सब सेम है बराबर, मतलब यहाँ पे कार्बन बैलेंस है। अब अगर मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं बेटा, हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होगा, दूसरे ऑप्शन में क्या हो जाएगा, इसके 2 मोल होंगे। ठीक, जब इसके 2 मोल होंगे तो सब एक साथ जुड़ जाएंगे, मतलब यहाँ पे CH2 हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और उसके बाद बेटा यहाँ पे 2 मोल है, फिर से CH2 आएगा, फिर से CH2 आएगा और फिर यहाँ पे CH2 और ये बॉन्डिंग में ऐसा कुछ ये बन जाएगा। कंफर्म हो, देखो हम लोगों ने 3 कार्बन लिया था तो हमारे पास 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। दूसरे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है कि वो आपस में ही रिएक्शंस कर लेंगे, जब आपस में ही रिएक्शंस कर लेंगे तो ऐसा कुछ 6 कार्बन वाला बनाएंगे नहीं, जब उसके पास फ्री रेडिकल की बात हो रही है। कंफर्म है, तो ये इस प्रकार से तैयार हो जाता है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछा जाता है। अब अगर मान लो कि मैं एक क्वेश्चंस और ले लेती हूँ, एक क्वेश्चन बेटा बेंजीन से रिलेटेड लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन को और ले लिया, यहाँ पे COONA कर दिया। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर भी मैंने COONA कर दिया, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग, यहाँ पे डबल बॉन्डिंग। कंफर्म।
अब चलो, अब क्या होगा, फिर से वही काम है, वाटर के साथ क्या करवाना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। तो आप जानते हो यहाँ से ये सब निकल जाएंगे। जब सब निकलेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा, उसका फ्री रेडिकल आएगा। यहाँ से जब ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो वाटर हम ले लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग तो दम, देखो जैसे ही लिया वाटर को, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइज, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, इसमें ऐसे ब्रेक होगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ये बन जाएगा Na और OH, ठीक है। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। यहाँ पर इसका क्या बचेगा, डबल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, ये इसका क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कहाँ से आ रहा है पता है ना, जब ये कार्बन छोड़ रहा है इस बॉन्डिंग को तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दे रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो यही है अकेला। अब क्या होगा, अब बेटा इसमें कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आती है, ये बेंजीन जैसा बनना चाहेगा। तो ये होगा क्या कि इसके बॉन्ड, देखो इसको यहाँ से ये टूटना पड़ेगा, इसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा बेटा, ये टूटना पड़ेगा, मतलब कि इस बॉन्डिंग को यहाँ पे शिफ्ट करवाएगा, तभी तो ये टूटेगा। फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर को आएगा। अब ये क्या होगा, यहाँ पर भी वही काम प्रोसेस होगा, मतलब कि ये बॉन्डिंग भी टूटेगी, यहाँ का भैया यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा, तो यहाँ बॉन्डिंग आएगी। अब इसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर आएगा, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, ये इधर आएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर भी जाएगा, तो ये बॉन्डिंग की शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे ही बॉन्डिंग की ये शिफ्टिंग हो जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगेगा, ठीक। ये तो सेम वैसा ही रहेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऐसा आ जाएगा डबल बॉन्डिंग, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर देंगे और ये यहाँ पर चले जाएंगे। ये हो जाता है बेटा बेंजीन। और बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक का सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है। क्या होता है, सबसे स्टेबल, मतलब अस्थाई होता है, कंफर्म हो कि नहीं यहाँ तक, ये इस प्रकार से ऐसा होता है। ये बॉन्डिंग हम लोग क्यों तोड़े हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल अकेला नहीं रहना चाहेगा, वो चाहेगा बॉन्डिंग बनाना, तो बॉन्डिंग बनाने के लिए उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब डिसाइड करते हैं, भैया तुम अपना इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, हम दोनों के बगल बगल में एक एक इलेक्ट्रॉन वाला है, उसके साथ हम लोग जुड़ जाते हैं। तो ये इस प्रकार से हो जाता है। और बेंजीन क्या होता है बेटा, सबसे स्टेबल कंपाउंड होता है एरोमेटिक का। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब आता है बेटा यहाँ पे एल्केन के भौतिक गुणधर्म, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे लिखना एल्केन के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, ठीक। अब इसके एल्केन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ऑर्डर के रूप में ये क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। अब अगर मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, किसी भी चीज का फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग फिजिकल स्टेट किसी का देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो किसी का हम लोग बेटा फिजिकल स्टेट वगैरह देखते हैं, तो क्या समझते हैं, मेरी बॉडी की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। कुछ नालायक कहेंगे मैम तो लिक्विड जैसी हो, है ना, बहुत मार मारेंगे बेटा, सॉलिड है हमारी बॉडी कैसी है, सॉलिड है। क्लास 9 से हम लोग जानते हैं मैटर का क्या फिजिकल स्टेट, तो वो क्या होता था, 5 पार्ट में डिवाइड होता था, लेकिन 3 मेजर पार्ट को हम लोग डिस्कस करते थे, लिक्विड, सॉलिड एंड क्या गैस, ये सारी चीजें होती थी। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 स्टेट होता है किसी का, सॉलिड भी हो गया भैया, लिक्विड भी हो गया, ठीक है, और गैस भी हो जाता है। अब ये 3 स्टेट हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसी भी मैटर का, सामने अगर हम लोग देखें तो हमारे आसपास ये 3 बहुत ज्यादातर के दिखाई देते हैं। कुछ हम सॉलिड चीजों को देखते हैं, कुछ लिक्विड चीजों को देखते हैं, कुछ गैसेस के फॉर्म में होते हैं, कंफर्म। अब अगर जरा ध्यान से बताना कि कोई भी हमारे पास मैटर होता है, तो उसका सॉलिड लिक्विड कैसे डिटरमाइन करते हो, कैसे फाइंड आउट करते हो। क्लास 9 की चीजें शायद भूल गए हो, लेकिन मैंने वहां पे बहुत अच्छे समझा था कि कैसे हम लोग समझते हैं। सॉलिड किसे कहते हैं, सॉलिड का मतलब ये होता है कि समझो, मैं एग्जांपल लेती हूँ वाटर, ठीक है, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ बेटा, यहाँ पे वाटर की मैं बात करती हूँ, तो वाटर हम लोगों को तीनों फॉर्म में दिखाई देता है, लिक्विड के फॉर्म में भी दिखाई देता है, सॉलिड के फॉर्म में भी दिखाई देता है, गैसेस के फॉर्म में भी दिखाई देता है। अब कुछ नालायक कहेंगे गैस के फॉर्म में कैसा दिखाई देता है, बहुत मार मारेंगे। सॉलिड के फॉर्म में आइस, ठीक है, आइस क्या है, सॉलिड है, तो वो भी होता है। फिर लिक्विड तो जो हम लोग डेली यूज करते हैं, ठीक है। फिर गैस के फॉर्म में वाटर वेपर, ठीक है, ये यहाँ पर होता है। अब सुनना ध्यान से, सॉलिड का फॉर्म कब आता है, मान लीजिए ये बेटा हमारे पास
H2 है, ये H2 का अणु है और दूसरा H2 का अणु है। जब इन दोनों पास पास होते हैं, जब इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बेटा पास पास होती है तो वो सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ पर H2 का एक अणु हो मतलब मॉलिक्यूल और दूसरा यहाँ पर H2 मॉलिक्यूल हो, थोड़ा दूर दूर हो, तो वो लिक्विड के फॉर्म में आते हैं। और जब गैस के फॉर्म में होते हैं तो और दूर दूर होते हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को हम लोग देते हैं वांडर वाल, ठीक है, वांडर वाल आकर्षण। ठीक, मैंने तुम लोगों को यहाँ पे कई सारे फोर्सेस पढ़ाए थे। यहाँ पे वांडर वाल, यहाँ पर अट्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में हम लोग भी समझे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, मतलब अब सारी चीजें तुम लोगों को कंफर्म हो गई होगी कि यहाँ पे फिजिकल स्टेट का क्या मीनिंग है। तो अगर मैं यहाँ पे जल की बात करूँ तो जल में क्या लिखोगे, बहुत आसानी से लिख सकते हो बेटा, जल का ठोस, द्रव या गैस होगा इस बात पे निर्भर करता है कि H2 के अणु, ठीक है, H2 के मतलब वाटर के जो अणु हैं एक दूसरे के कितने पास हैं, ये इस पर ये निर्भर करता है। ठीक, अणु में आकर्षण क्या निर्भर करता है, न कि उसमें क्या होता है बेटा, वहां पे वाटर और हाइड्रोजन। एक सवाल आता है हम लोगों के पास कि H2O जो होता है वो तरल होता है, मतलब द्रव अवस्था में रहता है, लेकिन H2S जो होता है वो नहीं होता, वो गैस के फॉर्म में होता है। वाई, ऐसा रीजन क्या है? तो इस वाले कंडीशन में बेटा ये दोनों अलग अलग हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो वहां पे बॉन्डिंग की बात आती है, लेकिन जब मॉलिक्यूल सेम होता है तो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में आती है, ना कि उनके एलिमेंट में कैसी बॉन्डिंग है उसकी। तो यहाँ पे नोट डाउन करके थोड़ा लिख लेना, नोट करके, जल का ठोस, जल का ठोस, द्रव और गैस, जल का ठोस और द्रव गैस, जल का ठोस, द्रव और गैस इस बात पे निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि H2O के अणु एक दूसरे के बीच कितना आकर्षण है ना, कितना आकर्षण है, न कि H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के आकर्षण पर। ठीक, कंफर्म हो यहाँ तक? बोला जा रहा है बेटा यहाँ पर कि जो तुम्हारे पास फिजिकल स्टेट होंगे वो वाटर के लिए सिंपली बोल रहा है कि तुम यहाँ पे जो उसके मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में फोर्स कितना है ये निर्भर करता है, ना कि तुम्हारे पास ही ये भैया वाटर हो गया तो इनके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होती है, तुम लोग जानते हो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, तो ये इस प्रकार से बनते हैं। कंफर्म हो? ये इसके क्या हो जाएंगे, लोन पेयर ऐसे हो जाते हैं। तो इनके बीच में, तो ये इसकी बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा है, ये इसके बारे में बात कर रहा है कि जब दो अणु मिलेंगे तब कैसा होगा। कंफर्म हो यहाँ तक? इसको नोट करो, थोड़ा और कुछ समझाते हैं, नोट करो जल्दी से। चलो देखो, अब एल्केन में बेटा हम लोग इसकी भौतिक अवस्था की बात करें, एल्केन का फिजिकल स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक, भौतिक अवस्था की बात करते हैं तो वांडर वाल फोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, वांडर वाल आकर्षण ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मैंने पढ़ाया, जाकर पढ़ लेना उसको क्या होता है। अब जरा ध्यान से सुनना, वांडर वाल में बोला जाता है कि वांडर वाल आकर्षण जो होगा आपके पास फोर्स, ठीक है, लिख लेना, जितना बढ़ेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बीच में, यहाँ पे आणविक द्रव्यमान मतलब एल्केन का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास की बात कर रहा है बेटा यहाँ पे। ठीक, ये बोल रहा है कि जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे, इसका मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे एल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, जब बढ़ता जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे वांडर वाल की फोर्स बढ़ती जाएगी। जब यहाँ पे वांडर वाल की फोर्स बढ़ती जाएगी तब क्या होगा, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती जाएगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनना, ये सब अरेंजमेंट के लिए आ जाता है।
मतलब यहाँ पे कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक की मैं बात कर लूँ, ठीक है, कार्बन 4 तक की मैं जाऊँ, यहाँ पे सिंगल बॉन्डिंग एल्केन की है तो 4 और ये 10 होगा। इसके बीच में जितने भी होते हैं ये गैस के फॉर्म में होते हैं। कैसे होते हैं? गैस के फॉर्म में होते हैं। और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर इंक्रीज कर जाएगा वो सॉलिड के फॉर्म में आते रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे 5 हो गया तो कार्बन 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना मैं ले लूँ कार्बन 17 तक शायद होता है, देख लेना। कार्बन 17 से यहाँ पे हाइड्रोजन 36 जब ये होता है बेटा यहाँ तक, तो यहाँ तक होते हैं लिक्विड। और इसके बाद वाले जितने भी होते हैं कार्बन 18, ठीक है, कार्बन 18 ले लो और यहाँ पर कितना हो जाएगा 38, इतना हो गया। जब यहाँ से ले लेते हो तो इसके नीचे वाले जितने भी आते हैं सब सॉलिड होंगे। मतलब क्या सीखा आपने? आपने यही सीखा, तभी तो ये गैस के फॉर्म में होता है भैया, मीथेन। समझ पाते हो कि नहीं? ये सब क्या होते हैं? गैस के फॉर्म में होते हैं। मतलब कार्बन 1 से कार्बन 4 तक वाले क्या होंगे? गैस के फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि उनका आणविक द्रव्यमान कम होता है। जब आणविक द्रव्यमान, देखो यहाँ पे लिख लो, जब आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वो गैस के सॉलिड के फॉर्म में होंगे। जब कम होगा तो वो क्या होंगे? लिक्विड के फॉर्म में। जब ज्यादा कम होगा तो वो गैस के फॉर्म में आते रहेंगे। ये होता है वान डेर वाल फोर्स। तो आपके पास कई सारे मेथेन देगा और अरेंज करने को बोल देगा, बोलेगा किसमें क्या होगा, वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा, और या फिर ये बोल देगा कौन सॉलिड, कौन लिक्विड, कौन गैस। तो कैसे पता करोगे? अब पता कर ले जाओगे कंफर्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यहाँ तक ये एकदम मस्त तुम्हारा जानने के लिए मैं बता रही हूँ, ये दिल से एकदम निकली हुई बातें हैं, ये सच हो जाती है। तुम्हें एग्जाम में बेटा इस प्रकार के मिलेंगे, ये समझ में नहीं आता ये तिर लगती क्यों है इसमें, ठीक है। ये इस प्रकार से तुम लोगों से, ये काला दिल है हमारे जैसा, ठीक। ये इस प्रकार से ऐसा होता है बेटा, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो अब नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। पहला हम लोगों ने फिजिकल स्टेट समझ लिया था। फिजिकल स्टेट में क्या है कि जैसे जैसे एल्केन का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा सॉलिड वो होता जाएगा। मतलब जब सबसे कम होगा तो क्या होगा? गैस के फॉर्म में, उससे ज्यादा होगा तो लिक्विड के फॉर्म में, और उससे भी ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ तक पहुंचेगा बेटा सॉलिड के फॉर्म में। नंबरिंग याद रखना, मतलब कार्बन 1 से कार्बन 4 तक क्या होता है? लिक्विड, सॉरी गैस के फॉर्म में। 5 से लेके 17 तक क्या होता है? लिक्विड के फॉर्म में। 17 से लेके तुम चाहे जितना तक लेकर जाओ उस क्या हो जाएगा? वो सॉलिड के फॉर्म में आना शुरू कर देगा। कंफर्म। अब लोग बात करते हैं बेटा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलनांक की, ठीक। गलनांक यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट देखो, एक होता है बेटा गलन और एक होता है गलनांक। नहीं नहीं, एक होता है गलनांक बिंदु, एक होता है केवल गलनांक। मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट दो अलग अलग चीजें होती हैं, मैंने उसको भी बताया है, आप जाके पढ़ लेना। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेल्टिंग क्या होती है कि भैया हमारे पास कोई भी सॉलिड रहता है वो कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में। वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग। वो पिघल गया, ठीक, ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर होता है कि जब आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो वान डेर वाल फोर्स भी बढ़ेगी। नोट करना, जब बेटा यहाँ पर वान डेर वाल फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, वान डेर वाल आकर्षण, ठीक, जब वान डेर वाल आकर्षण यहाँ पे बढ़ेगा तो आणविक द्रव्यमान भी बढ़ेगा। किसका? एल्केन का, ठीक है, आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा। फिर जब आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा बेटा तो ये बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट गलनांक, गलनांक भी क्या होगा बेटा यहाँ पे? ज्यादा होगा। जब ये गलनांक ज्यादा होने लगेगा तो उसके बाद क्या हो जाएंगे? ये एल्केन भी, मतलब कि यहाँ पे समझो हम लोगों ने क्या सीखा था कि जैसे जैसे आणविक द्रव्यमान ज्यादा होगा तो वो सॉलिड के फॉर्म में आएगा, तो उसमें वान डेर वाल फोर्स भी ज्यादा होगा। और जो जितना स्ट्रांग होगा बेटा उसको पिघलाना उतना ही मुश्किल होता है ना। जैसे कुछ लोग कहते हैं किसी को कि बहुत स्ट्रांग मैन है, मतलब या फिर वुमेन है, किसी को भी बोल दिया जाता है। इसका मतलब सेंस क्या होता है? उनको जलाएंगे तो पिघलेंगे नहीं या फिर मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब कि वो हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखना जानते हैं। इसी बात को ये बोला जा रहा है कि भैया जैसे जैसे आकर्षण बल आएगा वान डेर वाल, ठीक है, वैसे वैसे आणविक द्रव्यमान उनकी बढ़ती जाएगी और उनमें मेल्टिंग पॉइंट भी उनका बढ़ता जाएगा। मतलब कि कोई क्या होगा यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू कर देगा, तो लेकिन जब ये भारी होते जाएंगे तो और भी इनको क्या हीट देनी पड़ेगी, ये उसकी बात कर रहा है।
तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात लिख लीजिएगा कि अगर मान लीजिए उच्चतर, ठीक है, यहाँ पे हाई, उच्चतर एल्केन होंगे, ठीक, अगर बेटा उच्चतर एल्केन होंगे तो उसका क्या होगा, गलनांक भी उच्च होगा, ठीक, उसका गलनांक क्या होगा, हाई होगा। कंफर्म हो कि नहीं? अरेंजमेंट बेटा ये सब क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे कॉम्पिटिटिव के लिए, मैं बोल रही हूँ। अब अगर मैं क्वथनांक की बात करूँ, क्वथनांक क्या होता है तुम्हारा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे बीपी, बीपी का मतलब वो मत समझ लेना ब्लड प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, या फिर बिहार बोर्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, द्रव से किसमें कन्वर्ट हो जाना, गैस में, ठीक, द्रव से किसमें कन्वर्ट हो जाना, गैस में, मतलब लिक्विड कोई भी रहेगा और वो कन्वर्ट किसमें हो गया, गैस में। जब वो गैस में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग कहते हैं कि उसमें क्या आने लगी, बॉइलिंग होने लगी। तो इसमें भी वही सारी चीजें होती है, लेकिन कुछ खास बात ध्यान समझो। यहाँ पे जब आणविक द्रव्यमान की बात हो रही है बेटा, जब आणविक द्रव्यमान बढ़ेगा तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करो सबको, तो ये क्या हो रहा है कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो वांडर वाल फोर्स तो बढ़ेगी ही, हम लोग जानते हैं। तो वांडर वाल आकर्षण भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। वांडर वाल आकर्षण जब ये बढ़ने लगता है बेटा, तो यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वथनांक, ध्यान सुनना, क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वथनांक यहाँ पर ये होता है, क्लियर है, ये क्वथनांक होता है। लेकिन ये सारी चीजों के लिए, लेकिन एक खास बात है, जब ब्रांचिंग आ जाती है, जब बेटा एल्केन में क्या होने लगे, शाखा आ जाए, तो वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है यहाँ पे, किसके, एल्केन के, या फिर सॉरी क्वथनांक, यहाँ पे क्वथनांक उसका हो जाता है, ठीक। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, क्लियर है कि नहीं, या फिर तुम इसको डाउन कर दो एरो, यहाँ पे इसको डाउन कर दो, यहाँ पे इंक्रीज कर दो, क्लियर है। जब ये इंक्रीज करेगा ब्रांचिंग, सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पे CH3 है, CH है और CH2 एंड CH3 है, और यहाँ पे कोई CH3 ऐसा लग गया, कंफर्म। और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है बेटा CH3, CH2, CH2 एंड CH3, ऐसा हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, तो आपसे पूछा जाएगा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो आप बोलोगे इसका। इसका क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग आ जाएगी, जब ब्रांचिंग आ जाती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्लियर है कि नहीं, ये बातें यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको। चलो ये आपके पास एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ऑर्डर दिखाओ यहाँ पे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, क्वेश्चंस ऐसे ही तो आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको पता है कि जब ब्रांचिंग आ जाएगी तो क्या होगा, तो आप स्वाभाविक सी बात बोलोगे कि मैम यहाँ पे जो पहला होगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे ज्यादा, देन सेकेंड, फिर थर्ड, ये आपके पास ऐसे आंसर हो जाते हैं, समझ पा रहे हो कि नहीं। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उसके बॉइलिंग पॉइंट उतनी कम, और जितना ज्यादा क्या होगा, अनब्रांचिंग स्ट्रेट चेन होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको नीट वगैरह जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है, कैसे वो भी बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, थैंक यू। कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट में जरूर बताना, थैंक यू।